नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं दिया खटवानी और स्वागत है आपका के न्यूज में। चलिए बात करते हैं राजस्थान की। भारतमाला परियोजना के तहत बन रहे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे भी कहा जा रहा है। 1350 किलोमीटर लंबे इस हाईवे पर प्रदूषण कम करने के लिए करीब 10 लाख पौधे लगाए जाएंगे। 1971 के भारत पाक युद्ध में भारतीय सेना की जीत के 50 वर्ष इस साल पूरे हो रहे हैं। इस मौके पर स्वर्णिम विजय वर्ण मनाया जा रहा है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तबीयत खराब नहीं हुई होती तो विधानसभा सत्र से पहले ही कैबिनेट विस्तार राजनीतिक नियुक्तियों का हो गया होता। सत्ता पक्ष से नाराज होकर विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। आज फिर सदन की बैठक होगी। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई को सेना की गोपनीय जानकारी पहुंचाने के आरोप में राजस्थान से एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। तो चलिए गौर करते हैं राजस्थान की ये मुख्य खबरों पर। भारतमाला परियोजना के तहत बन रहे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे भी कहा जा रहा है। 1350 किलोमीटर लंबे इस हाईवे पर प्रदूषण कम करने के लिए करीब 10 लाख पौधे लगाए जाएंगे। हाईवे पर लगने वाले खास 5 किस्म के पौधे की खासियत यह है कि यह प्रदूषण कम करेंगे। अधिकारियों का कहना है कि देश के सबसे लंबे हाईवे पर परदेशी नीम, स्नेन, एरिका, गरबेरा व जाइलिनिया 5 किस्म के पौधे लगाए जाएंगे। यह प्लांट पोल्यूशन को कम करने के साथ ही पर्यावरण को शुद्ध रखेंगे। इनमें परिका पॉम कार्बन डाइऑक्साइड कारण ग्रहण करता है फिर भी ऑक्सीजन छोड़ता है। वहीं स्नेन प्लांट जहरीली गैसों को ऑब्जर्व कर लेता है। यह प्लांट हाईवे के किनारे और बीच में लगाए जाएंगे। इस हाईवे की खासियत ये होगी कि बारिश के पानी को बचाने के लिए यहाँ वाटर हार्वेस्टिंग टैंक बनेंगे। दौसा जिले में करीब 130 टैंक बनाए जाएंगे। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि पूरे हाईवे पर 500 मीटर की दूरी पर करीब 2000 टैंक बनेंगे। प्रत्येक टैंक की क्षमता 700 लीटर की होगी, यानी हर साल बारिश का करीब 14 लाख लीटर पानी बचाया जाएगा। यही पानी इन प्लांट के लिए उपयोग किया जाएगा। इस एक्सप्रेसवे का 223 तक काम पूरा करने का टारगेट रखा गया है। अभी तक 350 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो चुका है। राजस्थान के अलवर, भरतपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, टोंका, बूंदी और कोटा जिलों से गुजरने वालों इस एक्सप्रेसवे की लंबाई 374 किलोमीटर है, जिसमें 16,600 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यह एक्सप्रेसवे दिल्ली और मुंबई के बीच की दूरी कम करने के लिए बनाया जा रहा है। 1971 के भारत पाक युद्ध में भारतीय सेना की जीत के 50 वर्ष इस साल पूरे हो रहे हैं। इस मौके पर स्वर्णिम विजय वर्ष मनाया जा रहा है। स्वर्णिम विजय वर्ष समारोह की तैयारियों के लिए भारतीय सेना की सप्त शक्ति कमांड के गुरुवार को जयपुर में रिहर्सल की। 18 व 19 सितंबर को होने वाले इस मेगा शो की जयपुर के रामबाग पोलो ग्राउंड में तैयारियां चल रही है। यहाँ भारतीय सेना की एविएशन टीम के सैन्य कर्मी लड़ाकू हेलीकॉप्टर से शो की रिहर्सल कर रहे हैं। ऐसे में शहर में लगातार हेलीकॉप्टरों की उड़ान भी चर्चाओं में है। गुरुवार को रिहर्सल के दौरान शाम 5 बजे वायुसेना के 6 हेलीकॉप्टर रुद्र, ध्रुव और चेतक ने उड़ान भरी। वह पोलो ग्राउंड पर पहुंचे पहले करीब 50 फीट की ऊंचाई से रस्सी के सहारे आर्मी के हथियार बंद कमांडो ग्राउंड में उतरो। इन जवानों ने अपनी पोजीशन ली। इसके बाद ध्रुव हेलीकॉप्टर एक गाड़ी को बड़े जाल में लेकर पहुंचा। इस गाड़ी की मदद से जवानों ने ऑपरेशन ड्रिल किया। इसके बाद 6 हेलीकॉप्टरों में मौजूद पायलट जवानों को ऑपरेशन पूरा होने के बाद रस्सी की सहायता से हवा में उड़ाते हुए ले गए। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तबीयत खराब नहीं हुई होती तो विधानसभा सत्र से पहले ही कैबिनेट विस्तार, राजनीतिक नियुक्तियां हो गई होती। अब कुछ समय के लिए इन पर ब्रेक लग गया है। सीएम की तबीयत ठीक होने के बाद ही काम आगे बढ़ेगा। सचिन पायलट जी का क्या करना है।
ASICC के स्तर पर क्या होगा, यह मेरे लेवल की बात नहीं है, यह कांग्रेस अध्यक्ष को तय करना है। अजय माकन दिल्ली स्थित AICC दफ्तर में मीडिया से बात कर रहे थे। माकन ने कहा, गहलोत जी की तबीयत ठीक रहती तो अब तक कैबिनेट विस्तार हो जाता। पिछली बार मिला था तब भी मैंने कहा था, दुर्भाग्यवश तबीयत खराब होने की वजह से यह नहीं हो सका। विधानसभा सत्र चल रहा है, लेकिन अभी भी अशोक जी घर से ही फाइलें निकाल रहे हैं। ऐसे समय में इन सब चीज़ों पर कुछ समय के लिए ब्रेक लगा हुआ है। पूरा रोड मैप तैयार है, क्या चीज़ पहले करनी है, क्या बाद में करनी है, सब रेडी है। बस गहलोत जी के जल्दी से ठीक होने का इंतजार है। जयपुर जिला प्रमुख चुनाव में कॉन्फ्रेंस वोटिंग और पायलट समर्थक वेद प्रकाश सोलंकी के आरोपों पर माकन ने कहा, वेद प्रकाश ने आरोप लगाए हैं, उन पर भी आरोप लगे हैं। हमने सबकी रिपोर्ट ली है, उसे हम देख रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। सत्ता पक्ष से नाराज होकर विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। आज फिर सदन की बैठक हो रही है। आज और कल 2 दिन विधानसभा की कार्यवाही चलेगी। विधानसभा में 2 दिन के भीतर 9 बिल बहस के बाद पारित करवाए जाएंगे। सरकार के अलग थलग योजनाओं और विभागों के बजट से ज्यादा किए गए खर्च की मंजूरी के लिए आज 1300 करोड़ से ज्यादा की सप्लीमेंट्री डिमांड्स को पारित किया जाएगा। बजट से ज्यादा किए गए खर्च की सदन से मंजूरी के लिए विधानसभा की बैठक बुलाना जरूरी था। आज विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के आचरण पर सबकी निगाहें रहेंगी। शून्यकाल में बीजेपी कई मुद्दों पर सरकार को घेरेगी। सप्लीमेंट्री डिमांड्स को पारित करने के साथ विनियोग विधेयक, FRBM संशोधन विधेयक, रजिस्ट्रीकरण संशोधन विधेयक और MBM विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक पारित किए जाएंगे। शनिवार को प्रश्नकाल नहीं होगा। शनिवार को राजस्थान पंचायती राज संशोधन विधेयक, दंड विधियां संशोधन विधेयक, कृषि विश्वविद्यालयों की विधियां संशोधन विधेयक और भूराजस्व संशोधन विधेयक बहस के बाद पारित होंगे। विधानसभा स्पीकर CP जोशी ने बुधवार को संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल और सत्ता पक्ष के आचरण से नाराज होकर अचानक विधानसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया था। कई मंत्रियों ने मनोवल की, लेकिन स्पीकर नहीं माने। बाद में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्पीकर से फोन पर बात की, उसके बाद CP जोशी माने। आर्मी कैंप की खुफिया जानकारी पाकिस्तान को आर्मी कैंप के खुफिया जानकारी पाकिस्तान खुफिया एजेंसी ISI को सेना की गोपनीय जानकारी पहुंचाने के आरोप में राजस्थान से एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी की पहचान झुंझुनू के नरहड़ गांव का रहने वाला संदीप कुमार है। आरोप के ही नरहड़ स्थित आर्मी कैंप की जानकारी ISI को बेचता था। सूचना भेजने के लिए उसे पैसे भी मिले हैं। आरोपी संदीप कुमार को राजस्थान इंटेलिजेंस और मिलिट्री इंटेलिजेंस की टीम ने पकड़ा। सूत्रों के मुताबिक संदीप कुमार नरहड़ में आर्मी कैंप्स के सामने इंडियन गैस एजेंसी चलाता था और कैंप में गैस सिलेंडर सप्लाई के लिए जाता था। इसी दौरान संदीप सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की एक एजेंट के संपर्क में आया। पहले कुछ सूचनाएं उस महिला एजेंट को देता था। उसने यहाँ की तस्वीरें भी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी को भेजा था। आर्मी इंटेलिजेंस को इसकी जानकारी मिलते ही आरोपी संदीप कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। राजस्थान इंटेलिजेंस और मिलिट्री इंटेलिजेंस के रडार पर जब संदीप कुमार का सोशल मीडिया अकाउंट आया तो उस पर निगाह रखी जाने लगी। उसके बाद जब इंटेलिजेंस का शक पुख्ता हो गया तो संदिग्ध जासूस संदीप को 12 सितंबर को झुंझुनू के नरहड़ कस्बे से गिरफ्तार कर जयपुर पूछताछ के लिए लाया गया। जानकारी ये भी मिल रही है कि संदीप सब इंस्पेक्टर परीक्षा की तैयारी कर रहा है और हाल ही में हुई परीक्षा में बैठने वाला भी था। हालांकि उसने पहले ही वह 12 सितंबर को इंटेलिजेंस के हत्थे चढ़ गया था। तो चलिए वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द मिलेंगे इस ब्रेक के बाद। माँ, आज कुछ स्पेशल है क्या? ये तेरी ट्रॉफी है। ट्रॉफी? किस लिए? क्योंकि तू दिन भर भागता रहता है। तू सुबह उठ के स्कूल के लिए भागता है, क्लासरूम में तेरा दिमाग भागता है, बाहर तू बॉल के पीछे भागता है, स्कूल से घर के लिए, फिर ट्यूशन के लिए, फिर खेलने के लिए। तू दिन भर बस भागता ही रहता है और सिर्फ एक चैंपियन ही
जो आपकी चैंपियन बच्चे को करे पावर अप दिन भर भागने के लिए। इट्स बेटर नो, नया सनफीस्ट येपी पावर अप फ्रॉम ITC। वेलकम बैक। चलिए गौर करते हैं आगे के समाचारों पर। वैक्सीनेशन को लेकर अच्छी खबर है। वैक्सीन की पर्याप्त डोज मिलने के कारण अब राजस्थान में वैक्सीनेशन ने रफ्तार पकड़ ली है। सितंबर के 15 दिन में अब तक हर रोज औसतन 4.35 लाख डोज लग रही हैं। इससे पहले अगस्त में यहां आंकड़ा 4 लाख से भी कम यानी 3.92 लाख डोज प्रतिदिन था। यानी अगस्त की तुलना में सितंबर में वैक्सीनेशन की स्पीड 11% बढ़ रही थी। रफ्तार को देखते हुए केंद्र सरकार ने वैक्सीनेशन का कोटा भी बढ़ा दिया है। अक्टूबर तक पहली डोज सभी को लगा देने का लक्ष्य रखा गया है। उधर टीकाकरण के मामले में राजस्थान 5वें पायदान पर है। पहले नंबर पर यूपी, दूसरे पर महाराष्ट्र, तीसरे पर गुजरात, चौथे नंबर पर मध्य प्रदेश है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार सितंबर में राज्य को केंद्र सरकार से 96 लाख डोज मिलनी है। इसमें से 71% डोज तो शुरुआती 15 दिन में आ चुकी है। राज्य में अब तक आवंटित कोटे में से 68 लाख डोज मिल चुकी है। जिस स्पीड से वैक्सीन की खेप आ रही है उसे देखकर लगता है कि इस बार 1.25 करोड़ से ज्यादा डोज मिल सकती है। अगस्त में भी आवंटित कोटे की तुलना में दोगुनी वैक्सीन की डोज मिली थी। उसके पीछे कारण वैक्सीनेशन की स्पीड को बढ़ाना था। राज्य में सितंबर में वैक्सीनेशन तेज हुआ है। पिछले 15 दिन के अंदर राजस्थान के कुल 65,32,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। यानी हर रोज औसतन 4.35 लाख लोगों को डोज लग रहा है। इसमें 65% वैक्सीनेशन फर्स्ट डोज के रूप में लगा दी गई है। 35% डोज सेकेंड डोज वालों को लगी है। अगस्त की स्थिति देखें तो यहाँ पूरे महीने में करीब 1.21 करोड़ डोज लगाई गई थी। राजस्थान विधानसभा का सत्र चल रहा है। आगामी 2 दिन 17 और 18 सितंबर का सदन का बिजनेस भी तय किया है। सत्र के दौरान सभी मंत्रियों, विधायकों और सचिवालयों के अफसरों के जयपुर में रहने की परंपरा है। लेकिन राज्य ब्यूरोक्रेसी के मुखिया यानी चीफ सेक्रेटरी निरंजन आर्य आदि सरकार को लेकर गुरुवार को बीकानेर पहुंच गया। लेते सदन और बीच सत्र में ऐसे परंपरा नहीं रही है जब इतना संख्या में IAS जयपुर से बाहर चले जाए। चीफ सेक्रेटरी बनने के करीब 10 माह बाद निरंजन आर्य गुरुवार को सामोद, सीकर, राजस्लेतर, डूंगरगढ़ होते हुए बीकानेर पहुंच गए। वह अकेले नहीं पहुंचे हैं, उनके साथ करीब आधा दर्जन से ज्यादा विधायकों की सचिव और प्रमुख सचिव भी हैं। कई शुक्रवार अलसुबह जाएंगे। सवाल यह है कि IAS अफसरों की फौज बीकानेर रहेगी और सदन जयपुर में चलेंगे। ऐसे में विधायकों के सवालों पर बीजेपी की सरकार के हमले होने पर उनके मंत्री को रिप्लाई भेजने का काम कौन करेगा? विधानसभा के इतिहास में भी ऐसा पहली बार होगा जब सदन की कार्यवाही के दौरान अफसर दीर्घा में IAS अफसरों को उपस्थिति नहीं कम हो। कई बार अध्यक्ष स्पीकर CP जोशी खुद डांट लगाने या नोटिस देने तक बात कर चुके हैं। ऐसे में शुक्रवार को सदन का माहौल देखने लायक होगा। इस मुद्दे को सत्ता पक्ष के साथ खास तौर पर बीजेपी कैसे लेती है यह देखना दिलचस्प होगा। कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खारीचासव ने विधानसभा में उनकी टोन और पहनावे पर सवाल खड़े करने वाले विपक्षी नेताओं के साथ ही RSS पर निशाना साधा है। खाचरीवास ने कहा कि मैं शर्ट पहनूं चाहे टी-शर्ट पहनूं, उससे बीजेपी और RSS वालों को क्या दिक्कत है? ये आजाद देश है, मेरे पहनावे से उनको क्या दिक्कत है? जो कपड़े उन्होंने पहन रखे थे वैसे ही मैंने पहन रखे हैं। खारचिस्व ने कटाक्ष करते हुए कि निक्कर पहनने का और क्या गया है। उन्होंने कहा निक्कर तो वो लोग पहनते हैं। मंत्री खाचरीवास ने कहा कि RSS वाले निक्कर पहनते हैं जो निक्कर पहनकर पूरे देश में घूमते हैं। मैं तो पेट पहनता हूँ, क्या टी-शर्ट पहनना गुनाह है? ये मैं तय करूंगा कि मुझे क्या पहनना है। बीजेपी वाले अपनी पार्टी और घर को संभाले। मंत्री खाचरीवास ने नेता प्रतिपक्ष
कटारिया से हुई नोक झोंक से लेकर बीसीआई से निशाना साधते हुए कहा कि शायद कटारिया को प्रताप नाम से ही चिढ़ हो गई है। उन्होंने कहा, कटारिया मुझसे इसलिए नाराज है क्योंकि मैं उदयपुर का प्रभारी हूँ, वो मुझसे नाराज नहीं है। कटारिया साहब को जैसे ही प्रतापी नाम सुनाई देता है वो बोलने लग जाते हैं, इसमें मेरी क्या गलती है? महाराणा प्रताप तो प्रताप स्मरणीय है। मैं तो हाथ जोड़ता हूँ कि वो हमारे सभी के गौरव है, लेकिन मैं तो सिर्फ प्रताप हूँ। वो तो महाराणा प्रताप के खिलाफ बोल गए, फिर वो मुझे प्रताप को कैसे छोड़ेंगे? जयपुर एयरपोर्ट को अगले महीने नया टर्मिनल भवन मिल सकता है। जयपुर एयरपोर्ट प्रशासन के नए भवन के लोकार्पण के लिए दिल्ली स्थित एयरपोर्ट अथॉरिटी मुख्यालय से अनुमति मांगी है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अक्टूबर के पहले सप्ताह में ही इसका लोकार्पण किया जा सकता है। 15 जुलाई 2000 तक के लिए जयपुर एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स का संचालन 2 टर्मिनल भवनों के जरिए होता था। मौजूदा टर्मिनल 2 से जहां घरेलू फ्लाइट संचालित होती हैं, वहीं इंटरनेशनल फ्लाइट्स के संचालन के लिए सांगनेर स्थित टर्मिनल 1 को निर्धारित किया हुआ है। 16 जुलाई 2013 को एयरपोर्ट की टर्मिनल 1 को बंद कर दिया था। तब इंटरनेशनल फ्लाइट्स को भी टर्मिनल 2 पर शिफ्ट कर दिया था। 2017 में जब जयपुर एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 का यात्री प्रभार काफी अधिक हो गया तो एयरपोर्ट प्रशासन को इसे फिर से शुरू करने के विकल्प पर विचार करना पड़ा। पिछले 3 साल में टर्मिनल 1 भवन को नए सिरे से तैयार किया गया है। 2 मंजिला भवन का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और इस करीब 11,500 वर्ग मीटर क्षेत्र में बनाया गया है। रिनोवेशन पर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 67 करोड़ रुपए का बजट खर्च किया है। भवन का मुख्य द्वार भी राजस्थान के किलों में दरवाजों की तर्ज पर बनाया गया है। राजस्थान में करीब 2 माह पहले चरित्रहीन पुलिस वालों की सूची तैयार की गई है, मगर ताज्जुब है कि इसमें देश का सबसे शर्मनाक वीडियो बनाने वाले आरपीएस हीरालाल सैनी के नाम नहीं है। ऐसे में राजस्थान पुलिस की गोपनीय सूचनाओं पर सवाल उठने लगे हैं। डीजीपी एमएल टाठेर ने खुद गोपनीय रूप से जिला स्तर पर और इंटेलिजेंस के अधिकारियों के निर्मात फारवत ऐसे पुलिस वालों को चिन्हित कराया था ताकि इनका जिला व रेंज बदला जाए और पुलिस वालों द्वारा दुष्कर्म व असमत मांगने के आरोपों पर अंकुश लगे। इस पे 50 से ज्यादा चरित्रहीन पुलिस वालों के नाम है। अगर इसमें हीरालाल का नाम भी होता तो इसका ब्यावर से तबादला होना तय था, लेकिन जिम्मेदारों ने पुलिस मुख्यालय को नाम ही नहीं दिया। एसीपी कैलाश बोरा ने आरोपियों पर कार्रवाई करने के एवज में महिला से असमत मांगी थी। इससे पुलिस की छवि खराब हो गई थी। इसे सुधारने के लिए डीजीपी ने यह कवायद दी थी। 2 महीने पहले तैयार की गई इस गोपनीय रिपोर्ट में जिनके नाम है उनका झील और रेंज बदल दिया था। साथ ही चेतावनी दी जाएगी कि फिर ऐसा किया तो कड़ा एक्शन होगा। तो चलिए वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द मिलेंगे इस ब्रेक के बाद। इरादा बदल गया पार्टनर। अब ये मेरा। इरादे में दम, इरादे में दम, इरादे में इरादे स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। तू नहीं समझेगा। वेलकम बैक। चलिए गौर करते हैं आगे के समाचारों पर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बृहस्पतिवार को कहा कि फिलहाल वह डॉक्टरों की सलाह के अनुसार काम कर रहे हैं और उम्मीद है कि जल्द ही पहले की तरह काम करना शुरू कर देंगे। गहलोत ने ट्वीट किया, एम्स नई दिल्ली के कार्डियोलॉजी विभाग के पूर्व प्रमुख और दिल्ली में मेरे कार्डियोलॉजिस्ट रहे डॉक्टर विनय बहल ने
कल मुख्यमंत्री निवास पर मुलाकात की। उन्होंने एमएसएम मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल सुधीर भंडारी के साथ जयपुर में उपचार करने वाली टीम डॉक्टर राजीव बगरत्ता, डॉक्टर सोहन शर्मा, डॉक्टर अनूप जैन एवं डॉक्टर विजय पाठक से चर्चा की। गहलोत ने बताया कि डॉक्टर बहल ने जांच रिपोर्ट को देखकर संतुष्ट व्यक्त की और एसएमएस की टीम द्वारा संबद्ध इलाज पर प्रसन्नता जताई। उन्होंने कहा, मैं फिलहाल डॉक्टरों की सलाह के अनुसार काम कर रहा हूं और आशा है कि मैं जल्द ही पहले की तरह काम करना प्रारंभ कर दूंगा। उल्लेखनीय है कि 27 अगस्त को मुख्यमंत्री गहलोत की सवाई मानसिंह चिकित्सालय में एंजियोप्लास्टी की गई थी। इसके लिए 3 धमनियों में से एक धमनी में 90% अवरोध पाया गया था और उन्हें एक स्टेंट लगाया गया था। राजस्थान में मानसून को लेकर मौसम विभाग ने गुरुवार को नया बुलेटिन जारी किया है। इसके मुताबिक अगले 2 सप्ताह तक बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी। 1-2 सप्ताह सामान्य से अधिक बारिश का अनुमान है और अच्छी बात यह है कि पूर्व राजस्थान के जयपुर, भरतपुर, कोटा, अजमेर और उदयपुर संभाग के साथ साथ पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग में भी बौछारें पड़ेगी। इससे वहां सूखे जैसी स्थिति से परेशान किसानों को राहत मिल सकती है। 18 सितंबर को सिरोही, उदयपुर और राजमंद के लिए विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए यहां भारी बारिश की संभावना जताई है। जयपुर मौसम विभाग के मुताबिक 17 से 23 सितंबर तक पूर्वी राजस्थान के जयपुर, भरतपुर, कोटा, अजमेर और उदयपुर संभाग में हल्की और मध्यम दर्जे की बारिश का दौर रुक रुक कर चलेगा। दक्षिण राजस्थान के उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, झालावाड़ क्षेत्र में कहीं कहीं भारी बारिश की आशंका है। इसी सप्ताह पश्चिमी राजस्थान में उदयपुर पर बीकानेर संभाग के कुछ जगहों पर हल्की बारिश होने के आसार हैं। 24 से 30 सितंबर तक प्रदेश के भारी बारिश हो सकती है। विशेषज्ञों की माने तो सितंबर में इस बार सामान्य से ज्यादा बारिश हो सकती है। उदयपुर राजसमंद जिले की बॉर्डर पर गुरुवार देर रात को बड़ा सड़क हादसा हो गया। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई और 8 लोग घायल हो चुके हैं। कार सवार दंपति सहित एक अन्य महिला की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारों के अनुसार हाईवे पर निर्माण कार्य से चलते दोनों ओर का यातायात एक ही लेन से चल रहा था। नाथद्वारा से उदयपुर जाने वाले मार्ग को बंद कर दिया था। इस दौरान उदयपुर की तरफ से आ रहे 2 ट्रक, 2 कार और 1 बाइक नाथद्वारा की ओर से जा रहे डंपर व कार से भिड़ गए। हादसे में कुल 7 वाहनों की भिड़ंत हो गई। पुलिस ने बताया कि अपली ऑर्डन निवासी अंबाबाई 55 पत्नी, गणेशलाल कुम्हार कांकरोली शिव कॉलोनी निवासी नौजी बाई 60 गाडरी पत्नी, मंगीलाल गाडरी और मंगीलाल गाडरी 61 पुत्र का जोड़ गाय की सड़क हादसे में मौत हो गई। बारिश की सीजन में डेंगू के साथ मलेरिया व मौसम बगैर खतरा भी हो सकता है। जिले में 1.5 माह के 45 डेंगू रोगी सामने आ चुके हैं। बाड़मेर शहर में अगस्त में 22 डेंगू के पॉजिटिव केस आए थे। वहीं सितंबर के 15 दिनों में 20 मरीज सामने आ चुके हैं। बालोतरा में भी डेंगू ने पांव पसारने शुरू कर दिए हैं। बालोतरा में 3 डेंगू के केस आए हैं। जिला अस्पताल की ओपीडी 1700 है। पिछले दिनों हुई बारिश के बाद मलेरिया व मौसमी बीमारियों के मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। इधर डेंगू के खतरे के बावजूद स्वास्थ्य विभाग व नगर परिषद गंभीर नहीं है। शहर में डेंगू की रोकथाम की लेकर फोंगिंग कार्रवाई जारी है, न ही एंटी लर्वा का छिड़काव किया जा रहा है। गौरतलब है कि वर्ष 2017 में डेंगू के 190 मरीज आए थे। 4 साल बाद इस बार 1.5 माह में 45 डेंगू के केस सामने आ चुके हैं। यह आंकड़ा लगातार रहा है। नगर परिषद की यह जिम्मेदारी रहती है कि मौसमी बीमारियां शहर में नहीं फैले। इसके लिए समय समय पर शहर में सफाई व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए जाएं। केंद्र सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के धौंसा के बनावड़ गांव पहुंचे। इस दौरान उन्होंने दिल्ली मुंबई ग्रीनफील्ड हाईवे का अवलोकन किया। उन्होंने निर्माण एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आगामी दिनों में पेट्रोल व डीजल का उपयोग पूरी तरह खत्म करने की योजना पर कार्य किया जा रहा है। इसलिए इथेनॉल से वाहन चलाए जाएंगे। इससे 60 से 65 रुपए प्रति लीटर की इथेनॉल से गाड़ियां चल सकेंगी। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि यह विशेष का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है।
उन्होंने कहा कि इस एक्सप्रेसवे के बनने से देश की राजधानी और आर्थिक नगरी मुंबई आपस में जुड़ जाएंगे। करीब 1350 किलोमीटर का ये एक्सप्रेस जनवरी 2023 में बनकर तैयार हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि इस एक्सप्रेसवे के दोनों और औद्योगिकी कॉरिडोर बनने का भी योजना है। इसलिए राज्य सरकार कोई विशेष योजना बनाए तो सड़क मंत्रालय पूरा सहयोग करेगा। तो राजस्थान की बातों में बस इतना ही। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए के न्यूज़। नमस्कार।